बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए बेहतरीन तोहफा लाए हैं और ये पूरी कौम को हम पेश करते हैं। जी हाँ, ये प्रोग्राम है आज हमारा निबोश क्या है और क्यों है। निबोश के हम IG1 और IG2 की डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस सीरीज के अंदर और तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निबोश क्वालिफाइड लोग HSC के अंदर कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, कर सकते हैं, और जो न्यू लर्नर है उनको कितनी आसानी के साथ IG1 का पेपर और IG2 का जो पेपर है वो समझाएंगे कि ये क्या होते हैं। एक ओपन बुक एग्जाम होता है और एक रिपोर्ट होती है, उसमें कितने कितने हिस्से होते हैं ये सारे, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी तफसीलात हम आपके सामने पहले रखेंगे ताकि आपको एक बैकग्राउंड का पता चल जाए और आप एक तफसील को लेते हुए जब आगे कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से सेफ्टी कल्चर को भी इंप्रूव करेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी डिजाइन करेंगे, परमिट टू वर्क भी होंगे और सेफ्टी पॉलिसीज भी आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं जी। एक और बात खुसूसी कि इस सारी सीरीज का मकसद निबोश के ऊपर IG1 IG2 की सीरीज का मकसद जो है वो किसी इदारे को प्रमोट करना नहीं है, और हम सिर्फ गाइडलाइन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, और इससे आपके क्वालिफिकेशन में और आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट लाना मकसद है। हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड फायर एंड सेफ्टी के इक्विपमेंट की प्रोविजन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस और उनकी ट्रेनिंग का जिम्मेदार है। उस सिलसिले में अगर आपको हमारी खिदमत चाहिए तो हम राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर, हर वक्त, इंसान जब से जमीन पे आया है उसको अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दूसरे इंसानों के करीब जाना ही पड़ता है किसी भी अंदाज में, और दूसरों को अपने करीब लाना ही पड़ता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट्स, ये तमाम और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इन तमाम की जरूरतें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और ओवरलैप कर रही होती हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ निबोश। जैसे कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है, और मैं कहता हूँ प्रॉब्लम इजाद की नानी है। इसी तरीके से निबोश की नानी से मिले बगैर हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये है जी निबोश की नानी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इदारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में इंसानों के लिए जो कि मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ पे एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट्स आती हैं, वहाँ पर ये इदारा अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। एक सिलेबस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर डिजाइन करके एक कोर्स बनाया है, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम जानते हैं। कन्वेंशन का नाम है C155। 1981 के अंदर जेनेवा में होने वाली इस कन्वेंशन ने एक रिकमेंडेशन देते हुए एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को कुछ जिम्मेदारियां दी थी अंडरटेकिंग के ऊपर, वर्किंग के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर। तो उन्हीं को हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की और वर्क प्लेस के ऊपर। वर्क प्लेस से हट के जो भी लॉसेज होंगे किसी इंडिविजुअल को, इसका मौजूद नहीं होंगे। ये शोर के ऊपर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इंडस्ट्रियल एरियाज हो या प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, वहां पे डील कर रहा है। ये ऑफशोर सी के अंदर और शिप्स पे, और जो एक फ्लोटिंग आइलैंड होते हैं, शिप्स हो या दीगर ऑफशोर जो एक्टिविटीज हैं, उनके साथ डील नहीं करता। तो लेकिन जहां पर ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन और उनकी बात होगी वहां पर ये डील करेगा, लेकिन शिप्स और फिशिंग और जो फिशरी की इंडस्ट्री है ये उसके साथ डील नहीं करे। निबोश को कि ये ILO के उस कन्वेंशन की पैदावार है जो कि 1981 में हुआ, और एम्प्लॉयर एक दूसरे के करीब आए और ये ट्रायंगल कंप्लीट होती हुई हमें यहाँ पर नजर आती है। और इनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई, मुख्तलिफ एरियाज इनको एलोकेट किए गए, रिकमेंड किया गया कि इस तरीके से अगर होगा तो काम अच्छा होगा। एक वक्त था कि जब हम पत्थर के दौर में रहते थे, स्टोन एज में रहते थे, और वहां पे अगर जरूरत पड़ती थी तो कोई भी हुक्मरान करीबी आबादी के ऊपर हमला करके वहां से लेबर ले लेते थे, वहां से एम्प्लॉइज ले लेते थे, वहां से लोगों को ले आते थे और काम करवाते थे। अपना महल बनवाया, सड़कें बनवाई, रोड बनवाए, पुल बनवाए, और इस तरह से जो भी रफाई आमा के काम या दूसरे काम या अपने जाती काम करवाए। और उस वक्त जब वो वर्क प्लेस से वहां से जाते थे तो उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। आज की इस महज़ब दुनिया के अंदर UNO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, इदारे और हुकूमतें बनी हुई हैं, और ये काम एक मुनज़्ज़म और एक तरतीब के साथ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में और एक तरतीब के साथ चल रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा कॉर्नर ऐसा रह नहीं जाता।
जब हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो उस वक्त हमें ये चीजें सामने आती हैं कि आज की दुनिया में यकीनन वर्क प्लेसेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए। आज की इस महत्व दुनिया में जब हम वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉइज फोकस्ड एक्टिविटी हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम पहले वक्तों में देखें तो यकीनन उस वक्त वर्क प्लेस के ऊपर होने वाले तमाम हैजर्ड्स ना आइडेंटिफाई होते थे, ना उनके कोई रेमेडियल मेजर किसी भी तरीके से, ना उनकी एलिमिनेशन होती थी, ना उनकी सब्स्टिट्यूशन होती थी, ना उनके ऊपर इंजीनियरिंग कंट्रोल लगते थे, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जाता था और ना पीपीईज मुहैया की जाती थी। लेकिन आज की इस मजबूत दुनिया में यकीनन नॉइज हो, वाइब्रेशन हो, रेडिएशन हो, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ हो, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स को भी सेव कर रहा होता है, उसके मेंटली सेटिस्फैक्शन को भी एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जाके, और जब हम इसकी हेल्थ सर्विलेंस करवा रहे होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट को भी हमें दिखाना पड़ता है इस आदमी को कि इसको कोई बुलिंग तो नहीं हो रही, इसको हैरासमेंट तो नहीं हो रही, और इसके कोई इनहेलेशन से लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इतनी डिटेल के अंदर एक इंसान को देखा जा रहा है, आज यकीनन देखा जा रहा होगा, लेकिन जहां पे नहीं देखा जा रहा वहां पर देखने की जरूरत है। तो चलें जी आगे चलते हैं। वर्किंग एट हाइट हो या अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फायर हो, वर्क रिलेटेड इक्विपमेंट हो, इन तमाम को बड़े एहतियात से, इन तमाम को बड़े एहतमाम के साथ फोकस किया जा रहा है। मैनुअल हैंडलिंग हो, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, या हैजर्डियस मटेरियल्स, हैजर्डियस सब्सटेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर कि कौन कौन से सब्सटेंस सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर हैं, और उनको स्टोर कहाँ करना है, कहाँ स्टोर नहीं करना, किस एनवायरनमेंट में यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना, पूरी डिटेल एनएफपीए 400 के अंदर मौजूद है। और दीगर और जो पब्लिकेशंस हैं वो भी इसके बारे में बताती हैं। कन्फाइंड स्पेसेस के बारे में, उनकी एंट्री, वहाँ पे हैबिटेबिलिटी, ताकि वहाँ पर जो एक एनवायरनमेंट है वो काम करने के काबिल हो सके। ये कन्फाइंड स्पेसेस आम रहने की जगह तो नहीं होती, इसलिए वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट के साथ अगर किसी को लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है, आज के वक्त में ये सोचा जा रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था। और लोन वर्किंग भी एक डोमेन है जहां पे इनएक्सपीरियंस वर्कर्स को, या जो दूर दराज कहीं काम करने वाले वर्कर्स हैं, या कोई यंग वर्कर्स हैं, इसकी भी एक अलग से डिटेल है, इसकी भी एक अलग से डिटेल मौजूद है और उनके ऊपर काम हुआ है। स्लिप और ट्रिप के हैजर्ड हो, वर्क रिलेटेड ड्राइविंग हो, जहाँ पे वर्क होते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन में बहुत तरह की मशीनरी इस्तेमाल होती है। दीगर भी तमाम फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों के अंदर आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ तरह की ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स चल रही होती हैं, वर्कर्स भी होते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में रूल रेगुलेशन और हेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में कि वॉशरूम इनको कैसे देने हैं, डाइनिंग हॉल कैसे देना है, इनके कुकिंग के अरेंजमेंट्स क्या होंगे, इन्होंने चेंजिंग रूम इनको कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, या इनको लिविंग के लिए जो जगह देनी है वो कैसी हो। ये सारी चीजें आज बड़े फोकस के साथ देखी जा रही हैं। और फर्स्ट एड को भी बड़ा फोकस किए हुए हैं कि कितने आदमियों के ऊपर एक फर्स्ट एडर होना चाहिए, उस फर्स्ट एडर के पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस के अंदर क्या चीज मौजूद होनी है, कहाँ पे वो प्लेस होने चाहिए। और इन चीजों को के हवाले से जो एचआर है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी फर्स्ट एड ट्रेंड होना चाहिए संभव, और वो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो ILO है, इसका कन्वेंशन C155, इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक फ्लाइंग टच देता हूं ताकि आपकी एक ओरिएंटेशन बने कि इसमें है क्या। वहां से गोरा साहब ने इससे निकाल के निगोश का IGC बनाया कैसे। ये 8 पेजेस का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, C155 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981। तो इसके अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या जिम्मेदारियां अदा करनी है वर्क प्लेस के लिए, एम्प्लॉयर को क्या जिम्मेदारियां अदा करना है, और सेफ्टी पॉलिसी बनानी है, उसको रिव्यू करना है, सेफ इक्विपमेंट देना है, सेफ वर्क प्लेस देनी है, और ऐसे वर्किंग आवर्स नहीं रखने जिससे कि एक वर्कर को फटीग फैक्टर पैदा हो। एम्प्लॉयर ने ट्रेनिंग मुहैया करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है और इक्विपमेंट देने हैं। जो पीपीईज वो दे रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। तो अंडरटेकिंग के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ पे एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ पे ये सारी चीजें मुहैया करना, और फिर वर्कर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका रोल एंड फंक्शन क्या है, उनकी सेफ्टी अपनी भी करनी है, दूसरी चीजों की भी सेफ्टी करनी है, इक्विपमेंट को खराब नहीं करना, सही तरीके से पीपीईज यूज करनी है, और कोई भी इक्विपमेंट गलत इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी टूल गलत इस्तेमाल नहीं करना, प्रॉब्लम हो तो एम्प्लॉयर को बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है। ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद है। तो अभी हम आपको C155
तो अभी मैंने जो आपको C155 दिखाया है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ R164। ये मेरे पास वर्ड की एक डॉक्यूमेंट मैंने बना रखी है, बट एज इट इज जैसे ये मैं गूगल से मिला है वो चीज आपके सामने पेश कर रही हैं। ये रिकमेंडेशन है R164 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981 ये कहलाती है। इसके अंदर इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसके अंदर वही डिटेल आगे तफसील के साथ दी गई है। इसमें स्कोप और डेफिनेशन के बाद टेक्निकल फील्ड ऑफ एक्शन है, और इसमें ये बातें बताई गई हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां एक एम्प्लॉयर ने वर्क प्लेस के ऊपर कर लेनी है, जिसके लिए कि नेशनल लेवल के ऊपर क्या अरेंजमेंट्स होंगे, जैसे कि C155 के अंदर है, वही उन्हीं की डिटेल आगे उन्हीं की डिटेल देते हुए एक नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारियां जो इंगेज करती है गवर्नमेंट्स, और उनको करना चाहिए कि एम्प्लॉयर को क्या ऑब्लिगेशंस देनी है, एम्प्लॉय को क्या रोल देना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आते हुए फिर अंडरटेकिंग के ऊपर कैसे सेफ्टी होगी, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करना है, और वर्क परमिट्स किस तरीके से इशू करने हैं, मेथड स्टेटमेंट किस तरीके से ले लेनी है, ये तमाम चीज़ें एक वर्क प्लेस के हवाले से इस R164 के अंदर दे दी गई हैं। तो इस हवाले से कोई ऐसा एरिया रह नहीं जाता जो कि किसी भी एंगल के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो तमाम को इंगेज किया गया है इनके अंदर। अभी हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं कि ILO से इंग्लैंड के एक इदारे ने, निबोश ने, इंग्लैंड का एक इदारा जो कि एक नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, उसने एक कोर्स डिजाइन किया और उस कोर्स का फिर उसने नाम रखा इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। अगर ये कोर्स यूके के अंदर होगा तो ये नेशनल जर्नल सर्टिफिकेट होगा NGC, और अगर यूके के बाहर किसी भी मुल्क में होगा तो ये नेशनल जर्नल सर्टिफिकेट की बजाय इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट होगा, IGC। ये IGC ये HSC के अंदर लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है और सर्टिफिकेशन है, लेकिन लेवल 6 की डिप्लोमा की सूरत में भी मौजूद है। इसके अलावा निबोश और भी बहुत तरह की क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन दे रहा है। वो फर्स्ट एड के अंदर भी दे रहा है, फायर के अंदर भी दे रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर भी दे रहा है। डिफरेंट तरह के डिप्लोमा लेवल्स की भी हैं, डिग्री लेवल्स की भी हैं, ये तमाम तरह की अवार्ड्स वो यूं करता है कि अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और डिग्रीज, इस तरह के उसमें प्रोग्राम हैं। निबोश के बारे में तफसीलात हमने ले ली। अब हम ये बात करेंगे कि ये इसकी फॉर्मेशन जो थी वो 1979 के अंदर हुई, यानी कि आज से तकरीबन 45 साल पहले ये इंग्लैंड के एक शहर लुइस्टर में इसकी बुनियाद पड़ी, और वहां से ये इस इदारे ने काम करना शुरू किया। और मिस्टर एंडी शेनस्टोन, सर एंडी शेनस्टोन इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अभी, और इसके जो चेयर हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में मिस्टर रोब हल। ये एक इदारा इंग्लैंड से चला, ये इसका शहर है लुइस्टर, इंग्लैंड का शहर है, और वहां से ये ऑपरेट कर रहा है। और वर्ल्ड वाइड तकरीबन इसकी 600 ब्रांचेस हैं, और इस वक्त 4 लाख से ज्यादा ये स्टूडेंट्स पैदा कर चुका है। ये दोनों अहबाब आपके सामने हैं, और ये दोनों अहबाब आपके सामने हैं, देख लीजिएगा इनमें इजाफी कोई चीज या अपने अंदर कमी की कोई चीज, जहन के एतबार से, सोच के एतबार से, अमल के एतबार से। हाँ, अमल के एतबार से शायद ये बहुत आगे हमसे चले गए हैं और हमें इनके पीछे ही जाना होगा। लेकिन निबोश की हमने मुखालफत नहीं करनी, लेकिन बताना है आज के इंडस्ट्रियलिस्ट को, आज के इस ऑनर को और आज की गवर्नमेंट को कि आप भी ये HSC के कोर्सेज बना के मुल्क का बहुत बड़ा जरिए मुबादला बचा के मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकते हैं। बहुत जगहों पर आप खिदमत कर रहे हैं, एक्सेप्टेड, बट रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हम आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं। ये निबोश का IGC1 का पेपर होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट है, ओपन बुक एग्जाम है। इसके अंदर टास्क होते हैं, सवालों की बजाय टास्क होते हैं। इस एक सिनेरियो होता है, वो हम आपको सारा पढ़ाएंगे, बताएंगे कि सिनेरियो क्या चीज़ है, उससे ड्राइव जो क्वेश्चंस हैं, जो टास्क हैं, वो आपने कैसे लिखने हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। ओपन बुक एग्जाम में किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, स्वयं चैट GP, और मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा AI वगैरह। इसके अलावा इसके अंदर कोई इन्वेजिलेशन नहीं है, 24 घंटे के लिए पेपर आपके पास होता है, इसकी अलग से तफसील आपके सामने आएगी। लेकिन आपने अभी जो हमारे साथ जर्नी करना है वो है IGC1 और उसके अंदर चारों एलिमेंट्स, और IG2 और उसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट और उसके चारों पार्ट्स। फिर हम आपको बताएंगे कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करने हैं और कैसे आप एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और कॉम्पिटेंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप एक अच्छे अंदाज में किसी इदारे के अंदर जाके जब बैठे तो लग पता जाए किसी को। ठीक है जी, जरा हंसते मुस्कुराते इस कोर्स को हम लेकर चलेंगे, खुशी खुशी।
तो जो इदारे हमारे नवोश की ट्रेनिंग करा रहे हैं और वो लर्नर पार्टनर के तौर पे हैं, उनकी भी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे इदारे काम कर रहे हैं और कुछ साथी ऐसे भी कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनका क्या रोल एंड फंक्शन होता है। तो तमाम लोग बड़े कीमती हैं, उनका एहतराम करें। वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके साथ मोहब्बत और अदब के साथ पेश आएँ और उन इदारों को जो कि लर्नर पार्टनर डिफरेंट कैटेगरीज के, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब आगे चलते हैं जी। दूसरा इसका पार्ट है जो कि IG2 कहलाता है और ये हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, सारी तफसीलात इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपके सामने रखेंगे और आपको ट्रेंड करेंगे, लर्न करवाएंगे, आपसे हैजर्ड लिखवाएंगे, आपको हैजर्ड जनरेट करना और हैजर्ड बनाना उसकी एक प्रैक्टिस और मशक करवाएंगे और बाकी एक रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। तो IG1 का जो सिलेबस है उसके 4 पार्ट्स हैं, उनकी बात हम कर चुके, लेकिन ये थोड़ी सी तफसील आपके सामने हम रख रहे हैं कि पहला है कि व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, और एलिमेंट 2 है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, और एलिमेंट 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर HSE की ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आएगी। इस एलिमेंट 3 के अंदर HSE की ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आएगी। ये है मैनेजमेंट, ये है रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस। तो रिस्क, तो एलिमेंट 4 है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग का, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स और इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो इस तरीके से हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो अभी लेकिन जो एग्जाम होगा वो भी पूरे का पूरा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और उस पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दुनिया के दीगर ममालिक भी अगर हम देखते हैं तो वो भी इस चीज के अंदर निबोश से बहुत पीछे हैं, लेकर वो लोग आगे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका रेगुलेटर कौन है। जब हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट होती है तो उसको वर्क प्लेस के ऊपर कौन चेक करता है, कौन देखता है और कैसे उसने देखना होता है। आइए, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, यूएनओ ने तो अपना काम कर दिया और उसके साथ साथ आईएलओ ने रिकमेंडेशंस भी दे दी और हुकूमतें आ गई। अब हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इजला के अंदर, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के वर्क प्लेसेस के ऊपर रूल रेगुलेशन बनाएं और डिप्टी कमिश्नर साहब जिनकी ये ड्यूटी बनती है वो जाके इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये हुकूमतें ये काम कर सकती हैं और हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिफरेंट नोटिस भी जारी करती हैं, डिफरेंट एक्शंस भी लेती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए भी, और फिर फाइन भी होते हैं। ये तमाम चीजें वहां पर वो कर रहे होते हैं कि वो फिर वहां पे जाके डिफरेंट टाइप्स के नोटिस देते हैं, फाइन्स करते हैं, और यहाँ तक कि इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयर्स को यहाँ तक कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को इम्प्रिजनमेंट भी होती है, फाइन भी होते हैं, और वर्क प्लेस की सेफ्टी और दीगर जो लोग हैं उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, चाहे वो वर्कर हों, विजिटर्स हों और जनरल पब्लिक हो, उन सब की सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं अभी तक इसके ऊपर वो काम नहीं हुआ। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन आज वो यहाँ बैठी हुई नहीं है। आज वो वर्चुअली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिजिकली वहां बैठ के हमें उनको पे करना पड़ रही है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा और इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप इन चीजों को टच करें और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे ये बात हो कि वो निबॉश क्वालिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी निबॉश क्वालिफाइड और HSE जो सिविल डिफेंस से होती है और सिविल डिफेंस स्कूलों को और सिविल डिफेंस की इंतजामिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ट्रेनर्स को उस लेवल पे ट्रेन करवाएं ताकि वो उस लेवल की जो इंडस्ट्री की हेल्थ एंड सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी, प्रोसीजर्स की तैयारी और तमाम तफसीलात एक एम्प्लॉयर के सामने रख सकें और ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करके भेजें जिससे कि मुल्क का ज़र मुबादला बचे और सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत हो सके। जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अभी मैं सामने आपके ला रहा हूँ रखूंगा, इन्हीं के वर्क प्लेसेस की बात होगी, इन्हीं के अंदर वर्किंग आवर्स की बात होगी, यहीं पे हैजर्ड्स होंगे, यहीं पे रेमेडियल मेजर्स होंगी, यहीं पे एम्प्लॉइज के लिए PPEs की बात होगी और यहीं से हमने पॉलिसीज डिफाइन करनी है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की बात होगी, यहीं पे परमिट टू वर्क की बात होगी और इसी के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर आना है और यहीं पे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, यहीं पे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग होगी, रिस्क के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हेल्थ फैक्टर्स के हवाले से, और यहीं पर हमने तमाम
चीज़ों को फोकस करना है, तमाम हैजर्ड आइडेंटिफाई होंगे और तमाम एरियाज को, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को, उनके प्रोसीजर्स को जब हमने ये बात करनी है तो किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर न सिर्फ इक्विपमेंट को देखा जा रहा होता है बल्कि जनरल पब्लिक की सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा रहा होता है, विजिटर्स और वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी फोकस किए हुए होते हैं। और इसके साथ वो जो अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज पर हैजर्ड, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो, गैस के हो, वो स्टोरेज के हो, ट्रांसपोर्टेशन के हो, या वो किसी भी तरीके से यूज और कंज्यूम के हो, तो उन सबको बड़े एहतियात से हैजर्डियस एरिया को खास तौर पे देखा जाता है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अलग से डिस्कस किया जाता है। और हम अपने इस चैप्टर में भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज रखें और इन HSE एडवाइजर, HSE ऑफिसर, HSE मैनेजर और HSE के हेड के तौर पे काम करना पड़ेगा, तो आप किस तरीके से वहां पर काम कर रहे होंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंट। चंद चीजें अभी एक फैक्ट्री के हवाले से, एक वर्क प्लेस के हवाले से, एक इंडस्ट्री के हवाले से नए आने वालों के लिए बहुत जरूरी है। पुराने जो वहां पे काम कर रहे हैं वो तो सुबह शाम इन चीजों को देख रहे होते हैं। नए आने वाले हमारे साथियों के लिए एक तो HSE डिपार्टमेंट जो है तमाम डिपार्टमेंट के साथ रिलेट होता है, ये तमाम की सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये वहां पर होने वाले इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी और उसकी सेफ्टी को देखता है, वहां पर जो रूटीन एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर सेफ्टी को देखता है, PPEs को देखता है, वर्कर्स के हेल्थ को देखता है, और चाहे वो वर्किंग प्लेस के ऊपर हो या फैक्ट्री के अंदर किसी भी और जगह पे हो, वो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए HSE डिपार्टमेंट भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये प्रोडक्शन एरियाज हैं, यहाँ पर इनकी ये सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के साथ ये फैसिलिटीज हैं, और इस तरीके से ये आपका एक वर्क प्लेस के ऊपर जो हैजर्ड्स हैं वो हम इन्हीं को देख रहे होते हैं। ये तमाम तरह के हैजर्ड इन्हीं वर्क प्लेसेस के ऊपर एग्जिस्ट होते हैं, मौजूद होते हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, उनके साथ उनके कंट्रोल्स लगाने होते हैं, उनकी टाइम स्केल देना होता है, उनके कंसर्निंग आदमी को जिम्मेदारी देनी होती है। ये तमाम वर्क प्लेसेस के ऊपर ही हमने देखना होते हैं। ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये उसी इदारे की रिपोर्ट है जिसको हमने IG-1 के चारों एलिमेंट्स के अंदर पढ़ना है, समझना है। तो किसी एक फैक्ट्री को, किसी एक डोमेन को अगर हम फोकस भी कर लेंगे तो उसी के मुताबिक चलेंगे, और अगर जेनेरिक तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम इंडस्ट्रीज को हम सामने रखते हुए करेंगे तो चीजें यही वहां पर हमारे सामने आएंगी, और ये सारे काम वहां पर हो रहे होते हैं एक वर्क प्लेस के ऊपर। ये चंद एरियाज हैं जो हमारे सामने आ रहे होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में ये चीजें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, इनका स्टैंडर्ड बेहतर हो सकता है, स्टैंडर्ड डाउन हो सकता है। जैसा किसी भी डिपार्टमेंट का कल्चर है या हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है, उस हिसाब से ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और प्रोडक्शन एरियाज एक हो या एक से ज्यादा हो, वहां पर ये काम हो रहे होते हैं। लेकिन हर जगह के ऊपर कुछ लोग लाजमी होते हैं, और वो ड्राइवर, कुक्स, ऑफिस बॉय, गार्ड्स, लेबर, गार्डनर्स, क्लीनर, ये सारे लोग चाहिए होते हैं एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आम काम के लिए। लेकिन कुछ प्रोफेशनल वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, और वो जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं वो किसी एक खास इदारे के अंदर कोई एक काम भी कर सकते हैं। जहाँ पर सिर्फ वेल्डिंग हो रही है वो वेल्डिंग की चीजें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, जहाँ पर वुड वर्किंग हो रहा है वहाँ कारपेंटर्स होंगे, जहाँ कोई वेल्डिंग की एक्टिविटीज हो रही है वो उस तरीके से होंगे। इलेक्ट्रिशियन, कहीं मोटर्स बन रही हैं, जनरेटर्स बन रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिशियंस होंगे। लेकिन कुछ ऐसी वर्क प्लेस होती हैं जहां पर ये सारे लोग आके काम करते हैं, लो लेवल के ऊपर ही सही, लेकिन इन्होंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर आके क्लाइंट की वर्क प्लेस के ऊपर काम करना होता है, वहां की हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इंश्योर करना होता है। तो वहां की वर्क प्लेस सेफ्टी को भी, इनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाता है कि इनको सेफ वर्किंग दी जा रही है, ट्रेनिंग इनकी हुई है, और सुपरविजन इनको दी हुई है। ये सारी चीजें देखते हुए फिर आगे काम चलता है। इस वक्त जो आपके सामने आ रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये वर्क प्लेस की एक्टिविटी नहीं है, कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर वाली कहानी नहीं है। यहाँ पर होने वाले मसाइल के लिए इंडिविजुअल खुद जिम्मेदार है, या फिर स्टेट उनको देखेगी और दूसरे इदारे देखेंगे, इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर भी कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होंगी, वहां पे उनके साथ साथ HSE डिपार्टमेंट है। तो अभी के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर IG-1 एलिमेंट 1 का आगाज करेंगे प्रॉपर तौर पे कि व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, और वो कंप्लीट उसको लेकर चलेंगे। फिर हम उसको पेपर के साथ रिलेट करते जाएंगे कि किस तरीके से हम IG-1 के पेपर
ओपन बुक एग्जाम के लिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एज इट इज कॉपी पेस्ट किसी पेपर में नहीं होता और ना होना चाहिए। आपने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अपनी वर्क प्लेस के ऊपर आप एचएससी डिपार्टमेंट के अंदर होते हुए किस तरीके से काम करेंगे, टॉप मैनेजमेंट को कैसे आप अप्रोच करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कैसे एंगेज करेंगे, और वर्कर, वर्क प्लेस, मशीनरी और जनरल पब्लिक को आप कैसे सेफ बना रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।